नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर टू सोशल साइंस के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहां पर सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। आपको नहीं वाला यहाँ पर बताना है। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थीं। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज्यादातर फसलों पर कर का उपज आधा हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहे को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्यादातर फसलों पर कर का उपज का हिस्सा आधा निर्धारित होता था, जो कि बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। आपको कथन में नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत वाला कथन आपको बताना है। गलत कथन यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है महाजनपद के कर के बारे में। महाजनपद के कर जो व्यवस्था चली थी, उस व्यवस्था में सभी लोगों से कर वसूला जाता था, चाहे व्यक्ति आखेटक यानी कि शिकार करने वाला हो या संग्राहक जंगल से वस्तुओं को इकट्ठा फल फूल को करने वाला हो। उन लोगों को भी राजा को कर देना पड़ता था। किस रूप में? जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को यहाँ पर देनी पड़ती थी। उसी प्रकार जितने भी व्यापारी हुआ करते थे उनको भी वस्तुओं का कर यहाँ पर देना पड़ता था। उसी प्रकार जितने भी चरवाहे व्यक्ति थे जिनके पास जानवर हुआ करते थे उनको जानवर या उनके उत्पाद के रूप में राजा को कर देना पड़ता था। महाजनपद काल में सभी को कर देना आवश्यक था, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। नहीं वाला यहाँ पर आपका थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्मो समाज के सुधारकों को। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को यह किताब समर्पित है। कौन सी? गुलामगिरी। गुलामगिरी एक किताब है। किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी किताब का नाम है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं ज्योतिबा फूले, है ना। ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, गुलामगिरी। कब लिखी? 1873 में। एक बात हमेशा याद रखना ज्योतिबा फूले के बारे में, एक तो इनकी किताब गुलामगिरी जो कि अमेरिकी गृह युद्ध में जो दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ता थे उनके बारे में इस किताब को यहाँ पर समर्पित किया गया था 1873 में। और इसके साथ 1873 में इन्होंने समाज सुधारक की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। सही विकल्प का चयन करें। चलिए आपको बताता हूँ। गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था, उन्होंने कहा था जो हमारे कष्ट हैं, क्या हैं? कष्ट हैं और दुख हैं, ये पिछले जन्मों के परिणाम है। ये पहला कथन यहाँ पर राइट दिया गया है। जो हमारे कष्ट और जो दुख आते हैं इनका एकमात्र उन्होंने कारण बताया लालच, यानी कि लालसाओं की वजह से दुख और सुख आया करता है, कष्ट आया करता है। ठीक है ना। दो आपके कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बुद्ध के सभी अनुयायियों ने उनके उपदेशों को मानना व पालन करना आवश्यक था। ऐसा नहीं था कोई कर सके तो कर ले पालन, मतलब कि आवश्यक नहीं था एक प्रकार से। तो यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा। जिन जिन में सी होगा उसको सबसे पहले आप लोग काट दोगे, बचेगा यहाँ पर 4 वाला। इसलिए ए एंड बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको करना क्या है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यहाँ पर सही वाले आपको बताने हैं।
राजमिस्त्री, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। राजमिस्त्री जो घर को बनाता है ईंटों से, है ना, मकान बिल्डिंग को बनाता है, वो मिस्त्री राजमिस्त्री जो कि दिहाड़ी मजदूर कहलाता है। ठीक है ना, पहला वाला तो यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। घरेलू कामगर जो घर में काम करता है वो अनियमित मजदूर होता है। जब उसको घर में काम मिलेगा तभी वो करेगा, है ना, ये अनियमित मजदूर होता है। सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचने वाले व्यक्ति होते हैं वो स्वरोजगार होते हैं, यानी कि वो स्वयं से रोजगार उत्पन्न कर लेते हैं। ये यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। दुकान में सुपरवाइजर क्या व्यवसाय है? नहीं। तो यहाँ पर ABC इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका ABC हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, हजारा बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। राइट आंसर यहाँ पर होगा मुमताज अली। एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कुरान के आधार पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुमताज अली ने कहा था। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए जानकारी? बच्चे यानी कि आप क्या हो? आप अध्यापक या अध्यापिका हो सोशल साइंस के, बच्चों को आपको समझाना है उष्णकटिबंध, तब किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन प्राथमिक जानकारी की आवश्यकता यहाँ पर होगी? देशांतर की, ग्लोब की, आतपन की या अक्षांश की? बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है ना, पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। उष्णकटिबंध जैसे ये रहा ग्लोब, ठीक है ना, ये रेखाएं, ये भूमध्य रेखा है बीच वाली, ऊपर है कर्क, नीचे है मकर, इसके कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं। इसमें अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी? अक्षांश की रेखा की आवश्यकता पड़ेगी और एक ग्लोब की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, ग्लोब की भी पड़ेगी और यहाँ पर अक्षांश की पड़ेगी, है ना। बी और डी हर हालत में यहाँ पर सही माने जाएंगे। बी और डी, बी और डी ऑप्शन आप लोग छांटो। बी डी आपके थर्ड में मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर सेकेंड वाले में भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन देशांतर रेखाओं का यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देशांतर रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। आपको उष्णकटिबंध समझाना है ना, उष्णकटिबंध में आपकी अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता होती है, ना कि देशांतर। देशांतर यानी कि ए यहाँ से आपका कटेगा, ए जिन जिन में होगा सबसे पहले उसको आप लोग यहाँ से काट दोगे, बचेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे। अगर आप लोग गलत कथन की यहाँ पर पहचान कर लेते हो तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 19, 21, 14, 20। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है ना, जो अनुच्छेद 21 है ये जीवन का अधिकार है। कैसा अधिकार है? जीवन का अधिकार है, जिसके अंतर्गत भारत के हर नागरिक को भोजन का अधिकार प्राप्त है, निजता का अधिकार प्राप्त है, प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है, वायु ग्रहण करने का अधिकार है। यानी कि ये सब कुछ किस किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 21 में है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है अपने पर्यावरण को, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरण संसाधन, मानव निर्मित या खनिज संसाधन। एग्जाम में आप लोग देख लेना, एग्जाम में दो प्रकार के संसाधन बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षा में, शायद इस बार भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है ना। अगर हम लोगों को अपना पर्यावरण एनवायरमेंट को बचा करके रखना है तो उसके लिए नवीकरण संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा नवीकरण संसाधन क्या होते हैं। नवीकरण ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या इनको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उनको बोलते हैं नवीकरण। वहीं अनवीकरण क्या होता है? ये खत्म हो जाते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, ना ही इनको दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। इनको उत्पन्न होने में लाखों करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। ठीक है ना।
इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर बताऊंगा नवीकरण संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गई है ना, और पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई। ये कैसे स्रोत हैं, ये कभी खत्म ना होने वाले हैं। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगी, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र के तरंगों से उत्पन्न की जाती है ये भी खत्म नहीं होगी। तो इन्हीं सभी को नवीकरण संसाधन या स्रोत के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आपको बताऊं अनवीकरण जो कि खत्म हो जाते हैं, एक बार यूज करो खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल की मैं बात करूं, किसकी, पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, खनिज तेल हो गया, और आपकी प्राकृतिक गैस हो गई। जो आप लोग सिलेंडर को भरवाते हैं ना, प्राकृतिक गैस एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाती है। डीजल, पेट्रोल, ईंधन है ना, ईंधन, ये क्या है, ये सभी के सभी अनवीकरण है। एक बार यूज करो बस खत्म खत्म हो जाएंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं अनवीकरण, नवीकरण, है ना। इन दोनों को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो किन संसाधन का प्रयोग करने से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, तो नवीकरण का प्रयोग करके। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है दूरी अधिक होनी चाहिए, है ना, और भारी सामान होना चाहिए, बड़े आकार का सामान होना चाहिए, इनको ढोने के लिए सबसे सस्ता रास्ता। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है, सबसे सस्ता मार्ग जलमार्ग होता है। ये कैसा है, सबसे सस्ता है। अधिक वजन वाला सामान ढोने के लिए, अधिक दूरी के लिए ये समुद्र में चलता है ना, जलमार्ग, जो कि सबसे सस्ता माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तीव्र गति से पहुंचाने के लिए, जैसे दुर्गम पहाड़ हैं, पठार हैं, उन पर पहुंचाने के लिए, किसी दूर स्थान पर पहुंचाने के लिए, है ना, जहां पर आपके परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं, ना ही वायु मार्ग है, ना ही रेल मार्ग है, तो तीव्र गति के साधन के लिए वायु मार्ग को अपनाया जाता है। जैसे किसी स्थान पर भूकंप आ गया, वहां के लोगों को दवाएं वितरित, भोजन वितरित करने के लिए तो वायु मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर क्या मैंने आपको बताया, जलमार्ग, जो कि सबसे सस्ता साधन होता है। अगला प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है, युगलों का मिलान कीजिए। चलिए करते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, घबराना तो आपको बिल्कुल ही नहीं है। कतई जहर तरीके से आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर करोगे, वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं आता है, मैंने आपको बार बार बताया है, क्या बताया है आपको मैंने, क्या बताया है मैंने आपको, ये बताया है गहन निर्वाह कृषि। ये जो गहन, ये जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। तो गहन कृषि का मिलान कहाँ पर होगा, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। बस आपको एक पता होना चाहिए, आप इतना जानते ही होगे, क्योंकि मैं आपको इतना बता ही दूंगा कंटेंट कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप एक दो ऑप्शन को यहाँ पर सटीक तरीके से मिलान कर पाओगे, है ना। जैसे सी का यहाँ पर सेकेंड, सी का सेकेंड आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हुआ, सेकेंड विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और स्थानांतरित जो कृषि है ये सघन वन वाले क्षेत्र में। अब आप वन, जहां पर एक बात आप समझो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, पेड कोर्स वाले भी नहीं बताएंगे, बड़े बड़े यूट्यूब के टीचर भी आपको यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं बताएंगे जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लॉजिक से समझो, कोई ये सोशल साइंस है, एकदम हलुआ टाइप का रहता है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो तरीका आप समझो, जो स्थानांतरित कृषि होती है इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, कर्तन दहन खेती बोलते हैं। जो वनों को काट करके जलाई जाती है ना, कर्तन दहन, झूम खेती भी बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। अब आप कहोगे स्थानांतरित कृषि यानी कि काट कर जलाने वाली खेती तो वहीं पर की जाएगी जहां पर अधिक जंगल होंगे, तभी तो जंगल को काट पाएंगे। तो कॉमन सेंस आपको लगाकर बताना है, वन वाले क्षेत्र जहां पर वन होंगे तो वन को काटेंगे फिर जलाएंगे, तो वहां पर स्थानांतरित कृषि होगी। आप लोग समझ चुके होंगे। तो लॉजिक से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान कर सकते हो, तो वन वाला क्षेत्र स्थानांतरित कृषि के साथ यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। और बी का यहाँ पर 4 हो ही जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है, जो मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए की जाती है, बाजार में बिक्री के लिए की जाती है, जैसे रोपड़ फसल, है ना। ये शीतोष्ण वाले, जहाँ पर ठंडी भी पड़ती हो और गर्मी भी पड़ती हो,
ऐसे घास के मैदान में ये वाली खेती आपकी की जाती है। ठीक है ना, ठीक है ना। और जो आपकी चलवासी पशुचारण होता है, क्या होता है चलवासी पशुचारण, ये अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेश में किया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना था, इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना था, मिलान कर लेना था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना होता है। जो पूर्वाग्रही होता है ना, ये एक प्रकार से भेदभाव को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भेदभाव करता है, अपमानित करता है, नीचा दिखाता है, तो नकारात्मक दिखाएगा। और अनादर भी करेगा, भेदभाव भी करेगा, लेकिन श्रेष्ठ तो नहीं मानेगा। बी आपका यहाँ पर गलत है। जिन जिन में बी है उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ से काट दो। बचेगा आपका पहला ऑप्शन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सभी विकल्प, यहाँ पर आपको सभी विकल्प को पढ़कर आपको सही वाले विकल्प को चुनकर बताना है। ठीक है ना। किसके बारे में? मध्याह्न भोजन। ये सबसे पहले तमिलनाडु में ये योजना आपकी लागू की गई थी, मध्याह्न भोजन वाली में। ठीक है ना। ये इसलिए की गई, जातिगत पूर्वाग्रह, जो समाज की जो जातिगत जो ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है उसको खत्म करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया था। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, करेक्ट। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, करेक्ट। महिलाओं, यहाँ पर क्या लिखा है, महिलाएं जो है ना वो दलित समाज की भी खाना पकाने के लिए रखी गई हैं, क्योंकि जातिगत पूर्वाग्रह को यहाँ पर खत्म किया जा सके। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि गरीब ऐसे बच्चे आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से भी आते हैं, जिनको टाइम से खाना नहीं मिल पाता है, तो वो खाना भी मिलेगा विद्यालय में और वो पढ़ भी सकते हैं, है ना। इसलिए जो प्रवेश लेना हुआ है यहाँ पर कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आई है। तो यहाँ पर सभी आपके राइट हैं, सभी, यानी कि ए बी सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ठीक है ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं महासागरीय गर्म धारा से। तो सभी जितने टाइप के पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर मैं गर्म प्लस ठंडी, गर्म और ठंडी धारा मिलती है तो वह स्थान कैसा स्थान होता है? मछली उत्पादन वाला विश्व का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। गर्म धारा प्लस ठंडी धारा बराबर मछली उत्पादन वाला क्षेत्र, याद रखना है ना। जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वह स्थान मछली उत्पादन वाला क्षेत्र के नाम से, यानी कि मछली बहुत सारी पाई जाती हैं, उस क्षेत्र में बहुत पाई जाती हैं, तो वो मछली वाला क्षेत्र यानी कि मत्स्य उत्पादन क्षेत्र उसको बोल सकते हैं। पहली बात आपको यहाँ पर समझा दी मैंने, ये आप लोग याद रखना। एग्जाम में 1-2 बार, मतलब कि 1 से 2 बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और जो आपकी गर्म महासागरीय धाराएं होती है ना, ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा, बीच वाली रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ठीक इसके ऊपर में पड़ता है, इसलिए भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र हमेशा ही गर्मीला रहता है, यानी कि गर्म धारा रहती है। और ध्रुव वाले जो क्षेत्र ऊपर होते हैं ये ठंडे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ऊपर वाली धाराएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। नीचे वाली कैसी होगी? नीचे वाली आपकी गर्म जलधारा होगी। ठीक है ना। इतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, जो आपकी जो ठंडी धारा होती है, कैसी धारा? ऊपर वाली ठंडी होगी, ऊपर नीचे वाली, बीच वाली आपकी गर्म धारा होगी। ये गर्म धाराएं कैसी चलती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी गर्म धारा है ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती हैं, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती हैं गर्म धाराएं। ठीक है ना। ये गर्म धारा को मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। वहीं जो ठंडी धारा होती है ये कैसी चलती है? ये आपकी निम्न से उच्च की ओर, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चलती है। इस प्रकार से ये आपकी ठंडी धारा होती है। ये कैसी धारा होती है? ठंडी धारा होती है। निम्न अक्षांश से, है ना,
निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है, ये आपकी ठंडी धारा होती है। वहीं गर्म धारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के निकट कैसी धारा उत्पन्न होगी? गर्म होगी, और ध्रुवों के पास ठंडी धारा उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। कैसे हैं? समान हैं, सही बात है। वाक्य का अर्थ क्या है आपको बताना है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून पालन करना होगा। नेक्स्ट, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही सत्य कहा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में इसका यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है ना। असमानताएं समाप्त हो गई हैं। क्या भारत में असमानताएं पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं? असमानताएं तो अभी भी जारी हैं। कई समाज में आप लोग अपने आसपास ही देखते होंगे कि असमानताएं अभी भी जारी हैं, बल्कि समाप्त ना भई हैं, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर गलत है। बाकी सभी आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे, सभी राइट हो जाएंगे सी को छोड़कर। सी जिसमें है उसको यहाँ से हटा दो, ठीक है ना। बचेगा आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। एक एक कथन की आप एक कथन को गलत कर देते हो तो बाकी का आपको राइट आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करें। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में आपको यहाँ पर सही कथन बताना है। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर खींचे गए हैं, करेक्ट। जो ग्लोब होती है इस प्रकार की रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी खड़ी रेखा होती है इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये तो बात सही बोली गई है। अपने अक्ष पर यह झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल झुकी हुई अवस्था में होती है, ठीक है ना। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल वास्तविक प्रतिरूप होता है ग्लोब। यह अंडाकार आकृति में है, अंडाकार आकृति में थोड़ी ना है। किस आकृति में है? ये एक प्रकार के भू आव आकृति में है। किस आकृति में? भू आव आकृति में है। ग्लोब जो होती है या जो अपनी पृथ्वी होती है, ध्रुवों पर कैसी है? यानी कि ऊपर ऊपर और नीचे कैसी है? चपटी है। कैसी है? चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच में उभरी हुई है। इसीलिए इसको भू आव या जोइड के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आपका गलत हुआ डी, और आपके यहाँ पर 3 आपके ABC राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे डी जिन जिन में होगा वो तो आपका गलत हो ही जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से बचेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 जो कि राइट आंसर मान लिया जाएगा। बस आपको इसी प्रकार से करना है। अगला प्रश्न, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। आप लोग देखते होंगे जैसे कोई उपजाऊ मैदान है वहाँ पर फसल अच्छी होती है, बंजर मैदान में फसल आपकी अच्छी नहीं होती है। यानी कि स्थान का भी फर्क पड़ता है, वनस्पतियों में भी पड़ता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? ये क्वेश्चन मुख्य तौर पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? जो सदाबहार वृक्ष होते हैं ये भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? भूमध्यवर्ती प्रदेश कौन सा होता है? भूमध्य रेखा वाला, है ना। भूमध्य रेखा यानी कि ये 0 इक्वेटर वाला क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र ये, ठीक है ना। 5 डिग्री ऊपर नीचे वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र आपका कहलाता है। ओके, तो भूमध्य रेखा आपको मैंने क्या बताया? भूमध्य रेखा पर सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा पड़ता है ना। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो ये क्षेत्र कैसा होगा? गर्म होगा, यानी कि तापमान अधिक होगा। तापमान यहाँ पर में कैसा होगा? तापमान यहाँ पर में अधिक होगा, ठीक है ना। तो निम्न तापमान हो ही नहीं सकता है, मध्य तापमान हो ही नहीं सकता है। तो 2 आपके यहाँ पर ऐसे ही कट जाएंगे। उच्च तापमान हो सकता है, उच्च तापमान हो सकता है। निम्न वर्षा थोड़ी नहीं हो सकती है। जहाँ पर अधिक धूप निकलती है तो वहाँ पर भारी वर्षा भी होती है और उच्च तापमान भी होता है ना। तो भारी वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के पास में ही, समीप में ही उगते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। भारतीयों ने इसका विरोध किया ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे।
इसलिए इल्बर्ट बिल का यहाँ पर विरोध किया गया था। ठीक है ना, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था क्योंकि अब भारत के लोग भी ब्रिटिश लोग पर मुकदमा यहाँ पर चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी और सी यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे और बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। समझो ये यहाँ पर आप लोग 1883 में इल्बर्ट बिल जब लागू किया गया था, इसका विरोध किया था, अंग्रेजों ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारत के लोग भी ब्रिटिश लोग पर यहाँ पर मुकदमा चला सकते थे, है ना। और यहाँ पर जो अंग्रेज और भारत के जो न्यायाधीश थे, इनके बीच में समानता यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है ना, इसलिए बी और सी यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक जीवन या राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है ना, जो कि आपके हिस्ट्री या पॉलिटी से उठाकर आपसे पूछा गया है। दोनों यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं और सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। समुद्री गुफाएं किस कारण से बनती हैं? तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। जब समुद्र में तरंगे आती हैं, क्या आती हैं? तरंगे आती हैं। तो तरंगे आती हैं, वह अपर्दन भी होता है, निक्षेपण भी होता है, जिस कारण तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाओं का भी निर्माण होता है। समुद्र में स्टेक जैसी आकृति भी बनती है, जिसको दीवार जैसी संरचना के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए पवन का अपर्दन क्या है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पवन के अपर्दन से और पवन के निक्षेपण से। पवन का अपर्दन है छत्रक शिला, छत्रक शिला या छत्रक शैल, है ना। छत्रक शैल क्या है? पवन का अपर्दन है। अगर निक्षेपण पवन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप बताओगे लोयस, ठीक है ना। लोयस क्या है? लोयस ये निक्षेपण है, जबकि अपर्दन छत्रक शैल है। राइट आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर कहता है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीच वाली रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा। राइट आंसर यहाँ पर होगा पहला, विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा भी इसी रेखा को कहते हैं। NCERT में भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। विषुवत रेखा का मान कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है। मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री होता है, परंतु ये दक्षिण में स्थित होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री ही होता है, परंतु ये दक्षिणी में नहीं स्थित होती है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण चुनिए। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, बादलों व मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समताप मंडल जो होता है ये बादल व मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है, मुक्त होने के कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। अगला प्रश्न, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच करें। एक महिला है, ठीक है ना, एक महिला है, वो जो है काम करती है अपने ऑफिस में, है ना, वहां पर उसको वेतन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है ना, वेतन भी मिलता है, ऑफिस में सम्मान भी मिलता है, जिस कारण वह अपने घर का जो काम है
घर के काम को अनदेखा करती है, यानी कि घर वाला काम नहीं करती है, घरेलू काम, वो सिर्फ ऑफिस का ही काम करती है। तो इसके पीछे की कारण की जांच आपको करनी है। क्या कारण है? कार्यालय काम का अति मूल्यन, क्या कार्यालय का काम का यहाँ पर अधिक मूल्य है? घरेलू काम के लिए कम समय व्यय करना या कम समय लगाना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, घरेलू काम का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब वो मूल्य ही नहीं समझती है घर के काम को। वो जो महिला है वो घर के काम का मूल्य नहीं समझती है, अवमूल्य, इसलिए वो अनदेखा कर देती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जो कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए था। यहाँ पर नियंत्रण कर लिया था, है ना, अंग्रेजों ने खलीफा पर बहुत संधि थोप दी थी, ठीक है ना। तो ये मुसलमान लोग चाहते थे कि इस पर कब्जा दोबारा हम लोगों को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं कह दिया गया है कि नहीं नियंत्रण वो चाहते थे, इसलिए आपका सेकंड तो गलत हुआ, पहला राइट हुआ। ए सही है परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सार्वजनिक सेवाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक यानी सभी जगह पर होने वाली सेवाएं। पुलिस आपकी सभी जगह पर पाई जाती है, न्यायिक सेवाएं भी सभी सभी जगह हैं, शैक्षिक सेवाएं भी है, निर्माण सेवाएं थोड़ी ना सभी जगह हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर का 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर का समय क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आपको सोल्व करके बताता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको 1 या 2 देखने को मिलते हैं। हर बार पूछने का रिकॉर्ड तो स्थापित किया ही है सीटेट एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना, छोड़ना मत इन क्वेश्चन को, करो आप बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। तो लंदन का टाइम ग्रीनविच का टाइम 12 बजे का है। आप जानते हो कि भारत का टाइम ग्रीनविच के टाइम से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे का टाइम भारत का टाइम आगे रहता है, ये तो सभी जानते ही होंगे। आपसे पूछा है 45 डिग्री पूरब का। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे? क्या आप लोग याद रखोगे? देखो याद रखोगे, पूरब, पूरब का टाइम हमेशा प्लस होता है, यानी कि आगे होता है। पूरब का टाइम आगे होता है ग्रीनविच के टाइम से, है ना, और पश्चिम का टाइम पीछे होता है। ट्रिक कैसे आप याद रखोगे? पश्चिम का मतलब पीछे, यानी कि माइनस होता है ग्रीनविच के टाइम से। पा, यहाँ पर भी पा, तो पश्चिम का पीछे टाइम हो जाएगा। इतना आपको समझा ही दिया मैंने। एक बात हमेशा याद रखना, 1 डिग्री बराबर आप 4 मिनट करके निकालोगे, है ना, ठीक है ना। 45 डिग्री आपसे पूछा है, तो 45 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 45 का गुणा आपको करना पड़ेगा 4 मिनट के साथ। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? 45 दूना 90, 90 दूना 180, है ना। तो यहाँ पर 180 मिनट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, 180 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। 180 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 6 तियाँ 18, यानी कि 3 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे आपके। कितने घंटे आएंगे? 3 घंटे यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा। पूरब का टाइम आपसे पूछा है, पूरब का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है, वहाँ पर आपका 12 बजा है, तो 3 घंटा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 12 के बाद आपका 1 बजेगा, उसके बाद 2 बजेगा, उसके बाद 3 बजेगा। जब 3 घंटे हम लोग ऐड करेंगे तो 3 बज जाएगा अपराह्न के, है ना, अपराह्न के 3 बज जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन, नहीं समझा फिर समझ लो। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 45 डिग्री आपसे पूछा है, 45 डिग्री का गुणा आप 4 में कर दो, है ना, 4 का गुणा 45 में करोगे तो आपका 180 यहाँ पर आ जाएगा मिनट में। अब 180 मिनट को ना आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का भाग दे दोगे आप, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटा निकल कर आ जाएगा। पूरब का पूछा, पूरब का टाइम आगे होता है, तो 12 बजा हुआ है दोपहर के, 12 में 3 ऐड करोगे तो 3 बज जाएगा दोपहर के। बस इतना ही आपको यहाँ पर में करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ना, ये वाला,
ये क्वेश्चन आपको टीचर लोग नहीं कराते हैं यूट्यूब पर, वो छोड़ देते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है ना, नहीं कराते हैं मेरे हिसाब से। ऊर्जा संसाधनों पर असत्य यानी कि गलत वाले कथन को आपको यहाँ पर में चुनना है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो आपको गलत कथन बताना है ना, गलत वाला। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला। ज्वारीय ऊर्जा तो समुद्र से उत्पन्न की जाती है, ये तो कभी खत्म ना होने वाली है, ये तो आपकी नवीकरण में आती है। यहाँ पर लिखा समाप्त यानी कि खत्म होने वाली होती है, खत्म नहीं होती है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये खत्म ना होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका गलत है, गलत आपका पूछा है, इसलिए राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन और कारण। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान के मालिक बन गए थे। दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जनजातीय लोगों के बारे में हम लोगों को बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध होती है। पहला तो यहाँ पर राइट आपका दिया गया है, ठीक है ना, पहला वाला। अगला प्रश्न, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये रजिया के लिए लिखा गया था, मिनहाज ए सिराज ने। मिनहाज ए सिराज, इस व्यक्ति ने इसको लिखा था, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने इन सभी लाइनों को यहाँ पर मैं लिखा था, रजिया के बारे में लिखा था, जो कि 1336 कितने ये आपकी 1236 में इसको गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है ना, 13वीं शताब्दी में। जैसे वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी को बोलते हैं 2000, है ना। और उसी मतलब कि 13वीं शताब्दी का मतलब होगा, क्या मतलब होगा, 1299 तक मतलब होता है, 1200 से लेकर के 1299 के बीच में, ठीक है ना। तो 1236 में रजिया गद्दी पर बैठी थी, हटा भी दिया गया था। रजिया के बारे में है कथन यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन दो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पिछले वर्ष यानी कि जो इस महीने के पीछे वाला सीटेट एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया था, और इससे पहले के भी एग्जाम में 1 या 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिलाकर 3 बार अब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा बहुत चेंज करके एक बार तो मिलान वाला भी पूछ लिया गया था। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर में सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, करेक्ट। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। आधारशिला तो नीचे वाला भाग होता है जिस पर कि पूरा का पूरा आपका जो मेहराब है, पूरी की पूरी जो आपकी इमारत रहती है, टिकी रहती है, वो आपकी आधारशिला होती है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना। मेहराब का निर्माण क्या करने के लिए किया जाता है? मतलब कि भार को कम करने के लिए, अधिरचना के भार को कम करने के लिए मेहराब का निर्माण किया जाता है। केवल और केवल पहला राइट होगा, केवल और केवल ए। यहाँ पर अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। कौन कौन सी भ्रांत धारणाएं होती हैं आपको यहाँ पर बताना है। यह एक गैर उपयोगी विषय होगा, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान की ये भ्रांत धारणाएं हैं। अक्सर लोग कहते हैं क्या आपने आर्ट साइड ले ली या ये ले लिया, वो बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, इनका कोई महत्व नहीं, बीटेक कर लेते इंजीनियर बन जाते, बीकॉम कर लेते वो बन जाते, ये बन जाते, है ना। अक्सर लोग कहते रहते हैं। तो वही आपकी भ्रांत धारणाएं भी सामाजिक विज्ञान के लिए कुछ लोगों ने यहाँ पर बताई हैं। कहते हैं कि गैर उपयोगी विषय है, ये भी एक भ्रांत धारणा है। यहाँ पर यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी भ्रांत धारणा ही है। सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक शिक्षाविदों में ही हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार की भ्रांत धारणा ही है।
ACD है ना। और आपका बी प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ये भी एक प्रकार से भ्रांत धारणाएं ही हैं, सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ये तो एक प्रकार की भ्रांत धारणा नहीं है, है ना। बी तो आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यहाँ पर श्रेष्ठ की बात कही गई है, न कि भ्रांत धारणा की बात कही गई है। तो ए बी सी, यहाँ पर ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 वाला ऑप्शन ACD। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल से चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। चूना पत्थर के बने औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी या हुंसगी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हुंसगी। हुंसगी से चूना पत्थर से मिले औजार थे, है ना, पुरापाषाण काल के। हुंसगी कहाँ पर में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर, कर्नाटक में पड़ता है। ब्रह्मगिरी आपके ये भी दक्षिण भारत में ही पड़ता है। इनाम गांव पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र के घोड़ नदी के किनारे। कोल्डी हवा दक्षिणी मतलब कि ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।